काफ़ी लोग सोचते हैं अगर हम ऑनलाइन सिस्टम यूज़ करते हैं चाइना वीज़ा के केस में तो उनकी एप्लीकेशन ईज़ी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली ये गलत चीज़ है समझना। 2026 में जो नया डिजिटल पोर्टल है इनका, एक्चुअली उसकी वजह से रिजेक्शन रेट यहाँ पे काफ़ी हाई है बिफोर दे इवन रीच द एम्बेसी। और कुछ कंट्रीज़ के केस में अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जो सक्सेस रेट अगर आप जानना चाहते हैं वो 60% का ही है, 40% रिजेक्शन रेट अभी भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं चाइना वीज़ा के रिजेक्शन रेट के बारे में बात करने लगा हूँ कि एप्लीकेशंस क्यों साइलेंटली रिजेक्ट हो जाती है लोगों की बिफोर द इवन रीच द एम्बेसी। तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं चाइना का, ये वीडियो थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है चीज़ों को समझने में। 2026 में जो वीज़ा डेटा है, रिजेक्शन ट्रेंड्स है वो देखेंगे, टॉप 5 रीजंस क्या है रिजेक्शन की वो देखेंगे, और जो गोल्डन रूल्स हैं टू पास दी एप्लीकेशन सक्सेसफुली वो क्या हो सकते हैं। तो अभी क्या हाल ही में आपने फ्लाइट एक्सपेंशन देखे होंगे और इंडिया से काफ़ी रूट्स खुले हैं, जैसे कि दिल्ली से गंगजाओ की फ्लाइट 2026 में शुरू हुई है, और इसकी वजह से जो ट्रैवल है चाइना का उसमें एक सर्च देखा गया, 18% डिमांड जो ऊपर चली गई। लेकिन वीज़ा सिस्टम जो है दैट बिकेम अ बॉटलनेक, काफ़ी स्क्रूटनी, काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी, ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या होता है, समझने वाली चीज़ ये कि जो ये सक्सेस रेट है ये काफ़ी डिवाइडेड है। कुछ कंट्रीज़ अभी हाल ही में 17 फरवरी को 2026 में इस महीने इन्होंने 30 डेज़ वीज़ा फ्री एंट्री शुरू की है फॉर यूके एंड कनाडा। तो अगर कोई भी ट्रैवलर इन कंट्रीज से ट्रैवल करता है उनका रिजेक्शन रेट तो ज़ीरो है। जहाँ हाई स्क्रूटनी जोन की बात आती है उसमें मैं इंडिया का एग्जांपल यहाँ पे ले सकता हूँ, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस फॉर्म आपको एक भरना पड़ता है ऑनलाइन वीएफएस की साइट से जाके, और उसके लिए पहले आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है। 2025 में इसे शुरू किया गया एंड फुली ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया गया हाल ही में 2026 में। और यहाँ इस ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से मैं देख सकता हूँ कि 40% रिजेक्शन रेट यहाँ पे है, और प्रोसेसिंग टाइम तो डबल हो गया है। कहाँ आप वीज़ा सब एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए वीएफएस सेंटर में जाते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स देते थे, तो आपका जो वीज़ा आता था मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर आ जाएगा, या 4 से 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाता था। लेकिन अब वही चीज़ अगर मैं ऑनलाइन अप्रूवल की ही बात करूं, जब मैंने हाल ही में वीएफएस से बात की अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए और मैंने उनसे एक्चुअली पूछा जेन्युइनली कि मेरा जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग टाइम क्या रहेगा, उन्होंने बोला 10 से 15 वर्किंग डेज। हो सकता है वो एक टैट हो कॉमन, उससे पहले आ जाए आपका, लेकिन 15 से 20 दिन आप यहाँ पे मान के चले। पहले स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड अ प्री रिव्यू स्टेज। अब इस स्टेज पे ही मोस्टली रिजेक्शंस आते हैं। ओके, और जो वर्स्ट पार्ट है, यू माइट नॉट इवन रियलाइज दैट यू वर रिजेक्टेड। ठीक है, साइलेंट किलर कह सकते हैं आप इसको, जैसे कि आपका प्रीव्यू स्टेज पे ही एप्लीकेशन पे रिजेक्शन आ गया, और आपकी ईमेल बॉक्स में जैसे आप ऑनलाइन सबमिशन करके हटते हैं, यू विल सी द स्टेटस कॉल्ड ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीटेड। अगर तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है तो आप अगर ये पढ़ते हैं ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीटेड, तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके तैयार करके आप वीएफएस सेंटर में जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि वीएफएस सेंटर में जाने की तो दूर की बात है, यहाँ पे अगर आपका स्टेटस अप्रूव्ड नहीं होता है आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन, तो आप का कोई भी फ़ायदा नहीं वीएफएस सेंटर में जाने का। आपकी जो एप्लीकेशन डायरेक्टली आज की डेट में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर अपडेट कभी नहीं आता है आपको, तो आप ये मान के चलें कि हो सकता है कि प्री रिव्यू स्टेज के अंदर रिजेक्शन आ गया हो, मतलब कि कोई स्टैंप नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किसी बात का, जस्ट साइलेंस। अब फाइनेंशियल बार को आप समझिए 2026 के अंदर ये भी बदला, यानी कि जो बैंक बैलेंस है काफ़ी स्ट्रिक्ट किया है इन्होंने। तो आपको कंसिस्टेंटली ये लोग कहते हैं कि आप 1 लाख से ऊपर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलें फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। और मैं समझता हूँ ये मुश्किल तो नहीं है, मतलब किसी के लिए भी 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करना 6 लाख में जो चाइना जाने के सपने देखता है, नॉट लाइक कि 3 महीने तक आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, मेंटेन कंसिस्टेंटली फॉर 6 मंथ्स, ये एक क्राइटेरिया है। सडन डिपॉजिट्स जो है यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो सकते हैं, और किसी भी कंट्री के वीज़ा के केस में वो होते हैं, एंड दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। अब टेक्निकल ट्रैप क्या है दूसरा ये समझ लेते हैं कि जो एआई फोटो चेक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका। तो कभी भी किसी भी एआई टूल को यूज़ करके फ़ोटो को अपलोड ना करें राइट स्पेसिफिकेशंस की। जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने लास्ट 1-2 वीडियोस में डिस्कस किए हैं। 40 किलो बाइट से ऊपर जो है आपका फोटो का साइज़ होना चाहिए। एग्जैक्ट साइज़ जो है अगर मैं बात करूँ उसकी है 354x474 पिक्सल्स। करेक्ट बैकग्राउंड यानी कि वाइट बैकग्राउंड हो और डार्क शेड के कपड़े आपने पहने हो। अगर कुछ भी इसमें ऐसा गलत हुआ या आपने मॉडिफाई की है अपनी फ़ोटो एआई को यूज़ करके, ऑटो फेल हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि आजकल के जो एआई सिस्टम्स हैं और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की सिस्टम है ये काफ़ी स्मार्ट है। तो अगर आप फोटो खिंचवाते हैं किसी फोटोग्राफर से जाके ही खिंचवाएं। अब टेक्निकल टाइनी मिस्टेक क्या हो सकती है आपसे, विच इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर रिजेक्शन राइट नाउ। तो जो टॉप रीज़न है रिजेक्शन के वो देख लेते हैं। लेट्स गो थ्रू द बिगेस्ट रिजेक्शन और मिस्टेक्स। इमेजिन करिए कि आपने सब कुछ प्लान किया अच्छे से, और एक छोटी गलती की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। जैसे कि आइटनरी गैप्स की बात करूं, अगर आपका एक रात से भी होटल मिसिंग है गलती से आपने, मतलब आपकी
मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं था कि आप कम दिनों के लिए होटल बुक करें, आप उतने दिनों का बुक करना चाहते थे जितने दिनों का आपका स्टे है, लेकिन गलती से आपने एक दिन कम रह गया, तो उस केस में आपका रिजेक्शन आएगा, दैट विल ट्रिगर रिजेक्शन। ठीक है, एवरी सिंगल नाइट मस्ट बी कवर्ड। पेमेंट ऑर्डर के जो एरर्स हैं वो समझने बहुत ज़रूरी हैं, और ये नया रूल है, मतलब कि जब दिसंबर में इन्होंने चेंजेस किए हैं और जनवरी में आपने ऑफिशियल पोर्टल देखा होगा तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस थे, टेक्निकल ग्लिचेस भी थे, एंड प्लस वो लोग बैकएंड पे साइट के अंदर काफ़ी चेंजेस कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के रिजेक्शन एकदम से आ गए। और जो पुरानी एप्लीकेशन थी, मतलब कि ऑनलाइन मतलब पोर्टल शुरू करने से पहले अगर किसी ने एप्लीकेशन सबमिट करी थी तो मोस्टली एप्लीकेशन पे रिजेक्शन आया है। अब क्या है एक्चुअली समझने वाली बात कि आपको वीएफएस की सर्विस फी पहले पे करनी पड़ती है 1700-1800 रुपये की, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया है। वो पे करनी ज़रूरी है इससे पहले कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। अगर आप गलत सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं, तो भी रिजेक्शन आपका आ सकता है। मतलब आपकी इंटेंशन तो है पे करने की, लेकिन आपने फॉर्म पहले फिल कर दिया क्योंकि आपको जल्दी थी और आपने बाद में पेमेंट कर दी कि चलो इससे हो जाएगा काम। नहीं, आपको पेमेंट जो है पहले करनी है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भर के सबमिट करना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, ऐसे केसेस भी जहाँ पे ओल्ड पासपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज देखी गई हैं। काफ़ी एप्लीकेंट्स दे फॉरगेट टू लिस्ट कि अगर पिछले बार कभी उन्होंने चाइना विजिट किया था या उनके पास ओल्ड पासपोर्ट नंबर वगैरह है, तो वो सारे आपको लगाने होते हैं। नया पासपोर्ट भी लगाना है और पुराना पासपोर्ट भी देना है, और अपना अगर प्रीवियसली कभी आपने चाइना में ट्रैवल किया था उसका वीज़ा का कॉपी भी लगाना, और वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है लास्ट पेज के अंदर, जहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड करते हैं। अगर इसमें आप ऐसा इसको छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसको छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो आपसे मांगते हैं। तो अगर आप नहीं अपलोड करते तो रिजेक्शन यहाँ पे आएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट इनफ। सेल्फ एम्प्लॉयड लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं। यू नाउ नीड बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन उस केस के अंदर, टैक्स के डॉक्यूमेंट जो जितने भी हैं आपके आईटीआर हो गए वो लगाने पड़ते हैं, बिजनेस का प्रूफ लगाना पड़ता है, और लीव लेटर भी लगवाना पड़ता है अगर आप एम्प्लॉयड हैं किसी कंपनी के साथ। लीव लेटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनओसी लेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये दो चीज़ें आपको चाहिए जो एम्प्लॉयड है। फिर काफ़ी सेंसिटिव कैरियर्स होते हैं, जैसे कि क्या एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कि मीडिया जर्नलिज्म के लोग हुए, या किसी का मिलिट्री का बैकग्राउंड है, या एनजीओस हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है अलग तरीके से स्क्रूटनी में आती है। उनका एक मैनुअल सिक्योरिटी रिव्यू होता है, विच कैन मीन नो आइडिया कि इतना डिले हो सकता है। मतलब कि नॉट ऑलवेज रिजेक्शन, लेकिन मंथ्स ऑफ वेटिंग यहाँ पे हो सकती है उनके केस के अंदर। सो हाउ डू यू एक्चुअली इंक्रीज योर अप्रूवल चांसेस? लेट्स टॉक अबाउट द गोल्डन रूल्स। तो जो गोल्डन रूल्स हैं, दैट इज, पहली चीज समझने वाली है कि बुक फ्री कैंसिलेशन होटल्स, कवर एवरी नाइट ऑफ योर स्टे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फ्री कैंसिलेशन होटल्स जो है आप वो बुक कर लीजिए। महंगे हैं तो ठीक है, वीज़ा को अप्लाई करने के लिए हम इतना चांस ले सकते हैं, ठीक है, ताकि रिजेक्शन ना आए। रिजेक्शन आना कभी भी अच्छा नहीं होता। प्लान आप बाद में चेंज कर लें अपना, दैट्स फाइन, बट योर वीज़ा फाइल मस्ट लुक कंप्लीट। दूसरा जो है, नंबर ऑफ डेज का ध्यान रखना। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि एक दिन की भी बुकिंग आपकी कम ना हो, ध्यान से बुक करना। ओके, प्रोफेशनल वीज़ा फ़ोटोज़ को ही आप यूज़ करें, डीआईवाई फ़ोटोज़। जैसे मैंने लास्ट अपने एक डेमो के अंदर दिखाया आपको कि मैंने कैसे अपलोड किया, क्योंकि मुझे पता है कैसे ठीक करनी, करेक्शंस करने हैं, पर मैंने किसी एआई टूल का यूज़ नहीं किया, उसमें भी आपको मैंने मना किया है। तो काफ़ी लोग अगर एआई टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं 4 पैसे बचाने के लिए कि फ़ोटो खिंचवानी है तो उसके हम बचा लें, अपनी पुरानी फ़ोटो लगा देते हैं। नहीं, आप नई फ़ोटो खिंचवाएं और तो ही आप उस फोटो को अपलोड करें। ठीक है, अब इसके बाद रूल नंबर 3 ये है समझने वाला कि अवॉइड पीक हॉलीडे पीरियड्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते हैं इनके, अभी जो चल रहा है ये अब ख़त्म होने वाला है। इनफैक्ट कल ख़त्म हो जाएगा, परसों, जब मैं इस वीडियो को एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फरवरी 22 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 15 फेब से लेके 23 फेब तक आपको अप्लाई नहीं करना बिकॉज ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर। और ये इस केस में नहीं है, मैं काफ़ी ये भी देख रहा हूँ कि वियतनाम का जो ई वीज़ा लोग, एक छोटा सा प्रोसेस है उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी भी एप्लीकेशन बैकलॉग में चली गई। उनकी जो टिकट्स हैं वो एक्चुअली इसी हफ्ते की बुकड है और अभी तक वीज़ा नहीं आया, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं वहाँ पे। तो अब बैकलॉग में भी जाएंगी, बैकलॉग में जाएंगी तो और डिले होगा। तो जो गोल्डन वीक है एक्चुअली, जहाँ पे जो प्रोसेस है आपका चाइना वीज़ा एप्लीकेशन का फास्ट रह सकता है, वो अक्टूबर 1 से लेके 7 के बीच में। तो मैं समझता हूँ कि टाइमिंग्स मैटर मोर देन पीपल थिंक। ठीक है, तो कंक्लूजन इसका यही है कि चाइना का वीज़ा प्रोसेस हार्ड, काफ़ी देखने में मुश्किल तो नहीं लगता, लेकिन इट्स जस्ट मोर डिजिटल एंड लेस फॉरगिविंग, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है।
जो रिजेक्शंस हो रहे हैं आर नॉट अबाउट एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, दे आर अबाउट टेक्निकल मिस्टेक्स दैट वी डू, और डॉक्यूमेंटेशन के अगर गैप्स हैं तो उसकी वजह से 40% रिजेक्शन रेट है। और गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं कवर करना चाहता था रिजेक्शन वीडियो के अंदर। जितने चीज़ें मुझे इनपुट्स वगैरह मिल रहे हैं रिजेक्शन को लेके, तो वो मैंने एक्चुअली कवर किए हैं, उस पर्सपेक्टिव से चीज़ें आपको बताई हैं कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ओके, जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, एंड हाइप दिस वीडियो हो सके तो शेयर करें वीडियो। बाय।